नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। वैसे तो आजकल बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है, लेकिन बीजेपी में हार के बाद हाहाकार है। 10 साल में पहली बड़ी चुनावी हार, उसके बाद एक और हार। बीजेपी के हालात इन दिनों काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं। पार्टी विद अ डिफरेंस, अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा में बयानबाजी और बगावती रुख तक आम हो गया है। हार के कारणों पर मंथन हो रहा है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि असली कारण ही छिपा लिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार कुमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि कारणों का पता लगाने के लिए 40 सदस्यों की टास्क फोर्स बनाई, लेकिन इस टास्क फोर्स ने केंद्रीय चुनाव समिति के फैसलों और तरीकों की छानबीन की ही नहीं। कुमी कपूर लिखती हैं, जब यूपी की 80 में से 50 सीटों के उम्मीदवार तय किए गए तो कमेटी की औपचारिक बैठक से पहले मोदी, शाह, नड्डा ने लोक कल्याण मार्ग पर अनौपचारिक बैठक की। इस दौरान करीब 2 घंटे तक योगी आदित्यनाथ इंतजार करते रहे थे। बाद में औपचारिक बैठक में नाम पढ़ दिया गया। बताया जाता है कि सीएम योगी ने 35 मौजूदा सांसदों के नाम हटाने का सुझाव दिया था, जिसे नहीं माना गया। इनमें से 27 चुनाव हार गए। कुमी कपूर लिखती हैं कि टास्क फोर्स के सदस्य लखनऊ और वाराणसी गए ही नहीं। वाराणसी जाते तो पता चलता कि वहाँ स्थानीय ठेकेदारों में कितना असंतोष है। कहा जा रहा है कि सारे ठेके लोकल ठेकेदारों को देने की बजाय पश्चिमी राज्यों के ठेकेदारों को दिए गए हैं। वाराणसी में पीएम मोदी महज 1,52,000 वोटों के अंतर से जीते। 2019 में यह अंतर 4,79,000 का था। और तो और वाराणसी में 8,478 वोटर्स ने नोटा बटन भी दबाया था। वाराणसी की जीत किसी भी सिटिंग पीएम के लिए सबसे कम मार्जिन वाली जीत रही। 13.49% के मार्जिन से नरेंद्र मोदी जीते। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार के एक अपवाद को छोड़ दें तो कभी ऐसा नहीं हुआ। 1991 में चंद्रशेखर इससे कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन वह कार्यवाहक पीएम थे। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का कहना है कि विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया उसका काउंटर करने के लिए वाराणसी में भाजपा की ओर से कोई था ही नहीं। अनुप्रिया ने इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में यह भी कहा कि चुनाव के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने भाजपा को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि विपक्ष के नैरेटिव का जोरदार असर है, लेकिन भाजपा वाले यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि अंडर करंट इतना मजबूत हो सकता है। यानी वे अति आत्मविश्वास में थे। और बताया जा रहा है कि जो टास्क फोर्स ने कारण बताया है उसमें एक कारण यह भी निकल कर आया है, और योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में हुई बैठक में इसका जिक्र किया है। जेपी नड्डा ने भी कहा कि आत्मविश्वास के साथ साथ आत्ममंथन भी जरूरी है। बहरहाल आरएसएस ने कहा है कि जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा का ज़्यादा ध्यान कार्यकर्ताओं के सम्मान पर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन कार्यकर्ताओं की अनदेखी से उपजी नाराज़गी के चलते ही ऐसा जनादेश आया। यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है तो इसे भी कार्यकर्ताओं का खोया सम्मान वापस लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड में बाकायदा कार्यकर्ता सम्मान अभियान चलाया जा रहा है और 20 जुलाई को 20,000 कार्यकर्ताओं का जुटान करके अमित शाह के भाषण से उनका हौसला बढ़ाने का प्लान है। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पन्ना प्रमुखों को एक्टिव करने पर जोर दिए जाने की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इनके एक्टिव नहीं रहने के चलते ही लोकसभा चुनाव में 2 बार से सारी सीटें जीतने का बीजेपी का सिलसिला 2024 में टूट गया और पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। लेकिन बंगाल में मामला कुछ ज़्यादा ही गर्म है। बंगाल में 17 जुलाई से बीजेपी की राज्य कमेटी की बैठक है। इसमें दिल्ली से मनोहर लाल खट्टर को भेजे जाने का प्लान है। पहले राजनाथ सिंह जाते, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो माना जा रहा है कि खट्टर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस खबर से कई नेताओं का हौसला टूट गया लगता है। वे कह रहे हैं कि ऐसी बैठकों में अमित शाह या जेपी नड्डा स्तर के नेताओं को आना चाहिए। खट्टर के भेजने से तो ऐसा लगता है कि बंगाल को लेकर भाजपा ने उम्मीद ही छोड़ दी। वैसे यह सवाल ज़्यादा चिंता वाला नहीं है, क्योंकि यह परसेप्शन पर आधारित है और कुछ नेताओं का अनुमान है। बड़ी चिंता कुछ नेताओं के एक्शन से है, जिन्होंने खुलेआम दिलीप घोष को फिर से पश्चिम बंगाल का
भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर दी है और इसके लिए आंदोलन तक पर उतर आए हैं। तो चुनावी हार के बाद एक बार फिर भाजपा चुनावी जीत की कोशिशों में जुटी है, लेकिन उससे पहले उसे पार्टी के अंदर सुलग रही आग को ठंडा करना पड़ेगा।